हेलो गर्ल्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन। इनकम, पहले आप ये देखिए कि इनकम डिटर्मिनेशन होता क्या है। आय का निर्धारण। अभी हमने जो इससे पहले टॉपिक्स किए थे उनमें हमने किया था कि व्हाट इज़ नेशनल इनकम, व्हाट आर द वेरियस कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय के विभिन्न समुच्चय एग्रीगेट क्या हैं, और उसके बाद हमने किया था कि उस राष्ट्रीय आय को मापा कैसे जाता है, मेज़रमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है वो टॉपिक शुरू होता है राष्ट्रीय आय का निर्धारण कैसे होता है। हम कहते हैं कि भारत की आय जो है 33 लाख करोड़ रुपए है वित्तीय वर्ष के दौरान, 2018-19 के दौरान। तो वो 33,000 करोड़ रुपए कैसे है, कैसे निर्धारित हुई है, कौन कौन से फैक्टर हैं कि जो उस राष्ट्रीय आय के निर्धारण में काम करते हैं, वो कम होती है, ज़्यादा होती है, और उसकी कार्य प्रणाली से हम कौन कौन से जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं वो राष्ट्रीय आय को अफेक्ट करते हैं। तो वो सारा हम पढ़ेंगे, मतलब कि ये काम कैसे करता है। हम राष्ट्रीय आय को बढ़ाना चाहते हैं तो उस राष्ट्रीय आय को कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन से वेरिएबल को हम छेड़ें कि हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ जाए। हमने मेज़रमेंट में देखा है कि हम प्रोडक्ट मेथड यूज़ करते हैं जिसमें P/Q होता है। तो इस Q को बढ़ाकर हम अपनी GDP को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये Q बढ़ेगा कैसे। इस Q को बढ़ाने के लिए कौन से तत्व यहाँ पर अर्थव्यवस्था के अंदर काम करते हैं। इनकम मेथड में हमने कहा कि वेज जो है, प्रॉफिट, रेंट और इंटरेस्ट जो है, ये चारों इनकम मेथड का हिस्सा है। तो ये फैक्टर इनकम कैसे बढ़ेगी, कैसे इकोनॉमी का प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर कैसे एक दूसरे से जुड़े होता है, कौन से फैक्टर्स को हम ट्रिगर करें कि हमारी नेशनल इनकम बढ़ जाए। तो इसके लिए पहले हमें इकोनॉमी के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमें पता है कि बहुत सारे वेरिएबल आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो वो जो तत्व हैं आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो किस प्रकार से वो गोल गोल काम कर रहे हैं। हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखा था, तो वो कैसे काम करते हैं। तो उस काम करने की, उसका जो प्रोसेस है, उसके संबंध में जो सबसे एंशियंट थ्योरी थी वो क्लासिकल थ्योरी थी। जो शुरू के जो अर्थशास्त्री थे, और केवल एक अर्थशास्त्री नहीं, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने उसके अंदर अपना योगदान दिया था। जो क्लासिकल पूरी इकोनॉमिक्स में जो थॉट है, पहले जो थॉट है इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बारे में, उनको हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के नाम से जानते हैं। और इनकम डिटर्मिनेशन के बारे में जो क्लासिकल थ्योरी है, उन थॉट्स को हम पूरा क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन के तहत बढ़ते हैं। हिंदी में इसको आय निर्धारण की परंपरागत सिद्धांत इसको कहा जाता है। और ये सीधा सीधा एक क्वेश्चन बनता है। सेकंड जो थ्योरी आती है वो आपकी केन्जियन थ्योरी आती है। केन्जियन थ्योरी जो है वो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। असल के अंदर जो केन्जियन थ्योरी है वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थ्योरी के बिल्कुल अपोजिट है, 180 डिग्री अपोजिट है। कि क्लासिकल थ्योरी कहते हैं कि नेशनल इनकम ऐसे ही डिटरमाइन होती है, तो केन्स कहते हैं कि नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे डिटरमाइन होती है। तो ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो केन्स ने जो है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को एक्चुअल में सबसे ज़्यादा मतलब कि इसको कंपाइल भी कह सकते हैं और इसको क्रिटिसाइज़ किया है। इसको एनालाइज करके इसके बहुत सारे तत्वों को क्रिटिसाइज़ किया है। तो केन्जियन थ्योरी को पढ़ने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्लासिकल थ्योरी को समझना पड़ेगा। तो अभी जो दो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो क्लासिकल थ्योरी है और केन्जियन थ्योरी है, जिनको हम 1 बाय 1 करेंगे। अभी मैंने आपको इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया है।
हालांकि मॉडर्न थ्योरी भी है, सप्लाई साइड थ्योरी है और पोस्ट केंजियन थ्योरीज़ हैं, बहुत सारी 2-3 थ्योरीज और हैं, लेकिन बेसिकली नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन के लिए जो आज तक भी थ्योरीज जो काम कर रही हैं वो आइदर या तो क्लासिकल थॉट से इन्फ्लुएंस है या फिर केंजियन थॉट से इन्फ्लुएंस है नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन के लिए। तो हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। क्लासिकल थ्योरी अभी हमारी कौन सी है? क्लासिकल थ्योरी। इसके लिए मैं आपको अभी मेरे पास हिंदी मीडियम के नोट्स नहीं हैं, इंग्लिश मीडियम के नोट्स हैं, वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। अगर आपके आसपास किसी भी लड़की के पास एम.कॉम की अगर कोई स्टूडेंट है तो एम.कॉम के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक वीके पब्लिकेशन की आपको मिल जाएगी और उसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम से आपको क्लासिकल थ्योरी जो है पूरी की पूरी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी इसको ले सकती हैं। तो अभी के लिए मैं जो एम.एल. झिंगन है उस बुक से आपको इसका कंटेंट भेज रही हूँ। इनमें पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं, समझाने की भी कंटेंट की लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो मेन बातें हैं वो सारी की सारी सेम है। कुछ बातें यहाँ पर झिंगन में अच्छी हैं, कुछ बातें जो वीके पब्लिकेशन की है वहाँ पर थोड़ा सा आपके लेवल की है, लेकिन सब के अंदर बात एक ही है और यही चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स की हम इनकम डिटर्मिनेशन की आय निर्धारण का जो परंपरागत सिद्धांत है उसकी हम पढ़ते हैं। ये किसी एक अर्थशास्त्री ने नहीं दिया था। केन्स ने 1936 में इनकी जर्नल थ्योरी बुक आई थी, थ्योरी ऑन द इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन। द जर्नल थ्योरी इसको नाम से जाना जाता है ब्रीफ में। तो ये जो जर्नल थ्योरी थी इसकी पूरी की पूरी जो व्याख्या की हुई है 1 बाय 1, ये सारी की सारी हर लाइन जो है वो शुरू होती है कि क्लासिकल थ्योरी सेज दैट बट दिस इज़ वर्क लाइक दैट। मतलब कि परंपरा जो क्लासिकल थ्योरी है वो ये बात कहती है, लेकिन ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। यानी कि पहले वो क्लासिकल थ्योरी के बारे में बात करता है, उसके बाद वो अपनी बात कहता है। उसको क्रिटिसाइज़ करते हुए ही इसने केन्जियन थ्योरी आई है। तो केन्स ने इसको कहा है कि जो रिकार्डो अर्थशास्त्री हुए हैं बड़े फेमस, एडम स्मिथ, रिकार्डो, उसके बाद जे.एस. मिल है, जे.बी. सेज हैं और पीगू है, ये जो अर्थशास्त्री हैं ये असल में इन सब ने मिलकर क्लासिकल, इरविंग फिशर है, इन सब ने मिलकर जो है क्लासिकल थ्योरी के अंदर अपना योगदान दिया है। ये केवल एक अर्थशास्त्री ने नहीं दिया। एक अर्थशास्त्री आए, इरविंग फिशर, उन्होंने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दे दी, जे.बी. सेज ने सेज लॉ दे दिया। उसके बाद कुछ जो जर्नल थे एडम स्मिथ से लेकर सारे ही अर्थशास्त्री, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए और इस तरह के विचार उन्होंने दिए। तो ये एक ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने इस तरह के विचार दिए हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का, एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेशन। एक बात और ध्यान रखिए गर्ल्स, आप इनकम और एम्प्लॉयमेंट एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। थ्योरी को करने से पहले मैं आपको 5-6 टर्म्स बता देती हूँ, आप उसको एक बार समझ लीजिए। सबसे पहली जो टर्म है वो है आपकी नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। नेशनल इनकम जिसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमेशा किसके इक्विवेलेंट होती है? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। मैंने 3 लाइन्स लगाई हैं, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इज इक्वल टू आउटपुट लेवल। यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर कितना आउटपुट होगा वो डिपेंड कर इनकम कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि कितने साधन रोज़गार पर लगे हुए हैं। जितने ज़्यादा साधन रोज़गार पर लगे हुए हैं उतना ज़्यादा जो है नेशनल इनकम होगी, और जितना ज़्यादा रोज़गार होगा उतना ही ज़्यादा आउटपुट होगा। प्रोडक्ट मेथड यही तो होता है ना कि आउटपुट को आप काउंट करते हो तो वो नेशनल इनकम बढ़ाती है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है? असल में इनकम मेथड है मेज़रमेंट ऑफ नेशनल इनकम का, कि जितनी ज़्यादा लोग रोज़गार पर लगेंगे उनको उतनी ज़्यादा फैक्ट्री इनकम मिलेगी और उतनी ही ज़्यादा नेशनल इनकम होगी। तो जब थ्योरेटिकल पोर्शन करते हैं तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के सिनोनिम्स होती हैं। वाई
लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को हमेशा एन से रिप्रेजेंट किया जाता है और आउटपुट लेवल को ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब हम इनकम डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो ये तीनों वेरिएबल हमारे एक दूसरे के इक्विटी होती है, इक्वल नहीं होते, मतलब कि इन तीनों के अंदर समरूपता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? समरूपता पाई जाती है। उसके बाद सेकंड जो टर्म इसके अंदर आती है वो आती है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? जिस तरीके से हमने डिमांड को पढ़ा है, डिमांड होता है किसी भी वस्तु की अन्य बातें समान रहने पर एक दी हुई कीमत पर अन्य बातें समान रहने पर किसी समय विशेष पर एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं का जोड़ क्या कहलाता है? आपका मांग कहलाता है। लेकिन जब हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं तो ये केवल एक वस्तु की मांग नहीं होती, ये समग्र मांग होती है कि अर्थव्यवस्था में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की सामूहिक रूप से जो मांग होती है। इसको हम ब्रॉड फॉर्म में एडी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अर्थव्यवस्था के अंदर जो मांग होती है, ये बार बार काम आएंगे, इनको अपने दिमाग में बिठा लें कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब किन किन चीज़ों की डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब किन किन चीज़ों की सप्लाई है। अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जितनी भी वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं, उनको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होती हैं कंज्यूमर गुड्स, C+I होती है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? C+I। C क्या होती है? डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड, ठीक है। और दूसरा होता है डिमांड फॉर, I जो होती है वो इन्वेस्टमेंट होती है, इसको डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स कहा जाता है। जितनी भी वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं प्रोड्यूसर सेक्टर द्वारा, या तो हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा उनसे अपनी आवश्यकताएं पूरी कर ली जाती हैं, या फिर हाउस जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है किस चीज़ का उत्पादन करता है? वो कैपिटल गुड्स का, मशीनों का उत्पादन करता है। और उन मशीनों की मांग किसके द्वारा की जाती है? प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा ही की जाती है। तो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? उन वस्तुओं की खुद से कंज्यूम कर लेता है। तो उनकी जो कैपिटल गुड्स की डिमांड है उसको हम इन्वेस्टमेंट या डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स के नाम से जानते हैं। तो इकोनॉमी के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब की डिमांड को आइदर C से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर उसको I से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड किस किस का जोड़ है? कंजम्पशन डिमांड का, और दूसरा कैपिटल गुड्स की डिमांड का, जिसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तीसरी चीज़ है वो है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या है? किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर समग्र जो वस्तुओं का उत्पादन होता है, जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनकी जो पूर्ति होती है किसी वित्तीय वर्ष के दौरान, वो समग्र पूर्ति कहलाती है। वहाँ तो केवल हम एक वस्तु की बात करते थे, यहाँ पर हम बहुत सारी जितनी भी अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तुएं हैं सभी की पूर्ति की बात करेंगे। ये जितनी भी आउटपुट है इसकी पूर्ति की बात करेंगे। तो जिस प्रकार से मांग दो वस्तुओं की है, या तो कंज्यूमर गुड्स की या कैपिटल गुड्स की, इसी तरीके से सप्लाई भी किसकी है? इसको AS से रिप्रेजेंट किया जाता है। सप्लाई भी या तो कंज्यूमर गुड्स की है या फिर कैपिटल गुड्स की है। कैपिटल गुड्स की सप्लाई को S कहा जाता है, सेविंग कहा जाता है। निवेश करने के लिए पैसा कहाँ से आता है? बैंकों से आएगा। बैंकों में पैसा कहाँ से आएगा? जब लोग उसकी सेविंग करते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो C+S होती है। C क्या है? सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स है। S क्या है? सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स है। तो एग्रीगेट डिमांड के अंदर कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स की डिमांड है, C और I है। और एग्रीगेट सप्लाई के अंदर कंज्यूमर गुड्स की सप्लाई C है और कैपिटल गुड्स की सप्लाई को S से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और आती है इकोनॉमी के, ये जब हम इसको पढ़ेंगे वो होती है मनी सप्लाई। एक इसमें आएगा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मनी सप्लाई क्या है? किसी भी समय विशेष के दौरान अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी भी मुद्रा की पूर्ति की जाती है, जो भी चलन में मुद्रा होती है वो क्या कहलाती है? मनी सप्लाई। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? M से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद पांचवा जो एग्रीगेट है जो हमारा बार बार आएगा,
वो आता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर जो साधन होते हैं, इकोनॉमी के जो मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसा कि मैंने लेक्चर के शुरू में बताया था, जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है उसके जो मुख्य उद्देश्य होते हैं वो उद्देश्य क्या होता है, इस नेशनल इनकम को बढ़ाना, जीडीपी को बढ़ाना, और दूसरा क्या होता है, रोज़गार को बढ़ाना। तो रोज़गार जो होते हैं, रोज़गार किन किन का होता है, लैंड का, लेबर का, कैपिटल का, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जितने भी होते हैं उनके रोज़गार को बढ़ाना। तो वो जो रोज़गार होता है वो जब सभी जितने भी उपलब्ध संसाधन होते हैं उनको रोज़गार मिल चुका होता है तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कही जाती है। अगर जितने साधन हैं और उनसे कम साधनों को रोज़गार मिला हुआ है, यानी कि कुछ साधन बेरोज़गार है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि पूर्ण से कम रोज़गार स्तर कहलाता है। इसका एक ओवर एम्प्लॉयमेंट भी कहलाता है, जब अर्थव्यवस्था के अंदर जितने संसाधन हैं उनसे उनकी क्षमता से अधिक काम लिया जाता है तो एक्सप्लॉयटेशन या ओवर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहा जाता है। ये पूर्ण रोज़गार का स्तर होता है। अपूर्ण रोज़गार का स्तर और अति रोज़गार का स्तर जो है वो तीसरी टर्म होती है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ एक टर्म्स और हैं, वो हम जैसे जैसे हमारे बीच में आएंगे हम उनको करेंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बस अजम्पशंस और थोड़ा सा और करवाऊंगी। तो सबसे पहले अब हम क्लासिकल थ्योरी को शुरू करते हैं। क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है? देखिए, किसी भी थ्योरी को समझने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसकी कुछ अजम्पशंस को देखना पड़ेगा। फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ रिगार्डेड एज ए, सबसे बड़ी इसकी जो क्लासिकल थ्योरी की स्टेटमेंट है वो ये कहती है, पहली लाइन जो बताती है कि फुल एम्प्लॉयमेंट विदाउट इन्फ्लेशन। क्लासिकल थ्योरी ये मानती है कि अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोज़गार एक सामान्य स्थिति है और पूर्ण रोज़गार की स्थिति के अंदर क्या होता है, कोई मुद्रास्फीति नहीं होती और अर्थव्यवस्था के अंदर समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है और सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। और अर्थव्यवस्था के अंदर तीन चीज़ें, देखिए तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं, एक तो वेज और प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, ये क्या करती है, एक सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वलिटी है, और तीसरी जो है मनी मार्केट। ये तीनों ही क्या करती हैं, ये तीनों ही बाजार स्थितियाँ संतुलन में काम करती हैं और अर्थव्यवस्था के अंदर हमेशा जो है पूर्ण रोज़गार की स्थिति पाई जाती है। और जो है राष्ट्रीय आय का निर्धारण वहाँ पर होता है जहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। अगर आपका अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोज़गारी है तो वो लॉन्ग टर्म नहीं रहती, वो या तो बेरोज़गारी आती ही नहीं है, आती है तो वो थोड़े से समय के लिए आती है। और अर्थव्यवस्था के अंदर मांग और पूर्ति के नियम, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के जो फोर्सेस हैं वो इस प्रकार से कार्य करते हैं कि वो उस टेम्परेरी बेरोज़गारी को या अति उत्पादन को फटाफट से ख़त्म कर देते हैं। यानी कि इकोनॉमी फ्री होती है, उसके अंदर फ्री फोर्सेस होते हैं जो बेरोज़गारी को या अति उत्पादन या अति रोज़गार की स्थिति को फटाफट से ख़त्म कर देते हैं। और फाइनली जो हमारा संतुलन होता है, जो इक्विलिब्रियम होता है इकोनॉमी का, जहाँ राष्ट्रीय आय निर्धारित होती है, वो कहाँ पर होती है, जहाँ पर सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है और जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है, और वहाँ पर अर्थव्यवस्था के अंदर कोई बेरोज़गारी नहीं पाई जाती। तो इसको हम तीन पैराग्राफ में तीन अजम्पशंस के आधार पर एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम इसको अजम्पशंस पढ़ते हैं। सबसे पहली अजम्पशन ये मानता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर हमेशा क्या पाया जाता है, पूर्ण रोज़गार पाया जाता है और इन्फ्लेशन के लिए इसमें कोई भी जगह नहीं होती। सेकंड है, यानी कि बेरोज़गारी पाई ही नहीं जाती और अर्थव्यवस्था का रोज़गार वहाँ पर निर्धारित होगा जहाँ पर अर्थव्यवस्था रोज़गार का स्तर वहाँ निर्धारित होगा जहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। और वो कहाँ पर होती है, जहाँ पर उत्पादन के सभी साधनों को रोज़गार मिला हुआ होता है।
और वो एक सामान्य स्थिति है, नॉर्मल हमेशा ही ऐसा होता है कि हमेशा डिमांड सप्लाई के बराबर रहती है और अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोज़गार का मतलब है कि लोग काम के लिए मारे मारे नहीं फिरते, सबको रोज़गार मिला हुआ होता है। रोज़गार का मतलब ये है कि जिस बाज़ार की प्रचलित दरों पर लोग काम करना चाहते हैं उन लोगों को काम बाज़ार में मिल रहा होता है। तो सेकंड इसकी अजम्पशन ये मानते हैं कि क्लासिकल जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो ये मानकर चलते हैं कि अर्थव्यवस्था कभी भी जो है इंटरफेरेंस, ये मेरी बुक थोड़ी सी मेरे एमए टाइम की है बेटा, ये थोड़ी सी फट गई है, लेकिन आप इसको, आपका काम बिल्कुल आराम से चल जाएगा तो आप इसको देख लें। तो सेकंड ये कहता है कि क्लोज्ड इकोनॉमी होती है और लेज़ फेयर होता है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करती है। लेज़ फेयर का मतलब होता है सरकार हस्तक्षेप की नीति अपनाती है, यानी कि सीधा टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करती हैं। गवर्नमेंट भी कोई इंटरफेरेंस नहीं करती है, गवर्नमेंट कोई नियम कानून नहीं बनाती है, अर्थव्यवस्था के लिए कोई इंटरफेरेंस नहीं देती है। इकोनॉमी के अंदर डिमांड और सप्लाई के फोर्सेज जो है फ्रीली काम करते हैं। उसके बाद ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब ये है कि जितने भी उत्पादक होते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं, वो उत्पादक लाभ की आशंसा से काम करते हैं कि उनको प्रॉफिट कमाना होता है। वो इस प्रकार से करेंगे कि जो सेलर है वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कीमतों पर कम से कम सामान बेचना चाहता है, और जो उत्पादक होता है जो बायर होता है उसकी कोशिश ये रहती है कि वो कम से कम कीमत देकर ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेना चाहता है। यानी कि डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस है बाज़ार के अंदर जो वस्तुओं और साधनों की कीमतों को तय करते हैं। उसके बाद थर्ड है परफेक्ट कंपटीशन इन लेबर एंड प्रोडक्ट मार्केट। इसका मतलब ये है कि उत्पादन के सभी जो साधन हैं उनकी जो कीमतें हैं बाज़ार में परफेक्ट कंपटीशन द्वारा निर्धारित होती हैं, और जो वस्तुएं हैं वो भी परफेक्ट कंपटीशन द्वारा। इसका मतलब ये है आपने पढ़ा भी है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वेस्टेज कम से कम होती है, और जो कंज्यूमर होते हैं उनको उनकी लागतों के बराबर ही कीमत को चुकाना होता है। तो यहाँ पर कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, न्यूनतम लागतें होती हैं, कंपटीशन होता है जिसकी वजह से अच्छी क्वालिटी लोगों को मिलती है, चाहे वो प्रोडक्ट मार्केट हो चाहे कैपिटल मार्केट हो, और उनकी जो कीमतें होती हैं वो उनकी लागतों के बराबर होती है। हमने पढ़ा है ना परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि प्राइस जो है एवरेज रेवेन्यू दैट इज़ इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लेबर इज़ होमोजेनस। लेबर की जितनी भी इकाइयाँ हैं अर्थव्यवस्था में वो एक दूसरे की समरूप है। उसके बाद थर्ड है टोटल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी इज डिवाइडेड बिटवीन कंजम्पशन एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंडिचर। जो मैंने अभी आपको बताया था कि जितना भी उत्पादन किया जाता है, जो वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। या तो वो कंज्यूमर गुड्स होती हैं जो हाउस होल्ड सेक्टर द्वारा प्रयोग कर ली जाती है, या फिर वो क्या होती है मशीनरी वगैरह होती है जो प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा आगे और उत्पादन करने के लिए प्रयोग कर ली जाती हैं, जिन्हें पूंजीगत वस्तुएं या कैपिटल गुड्स कहा जाता है, और उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। उनके ऊपर जो भी खर्च किया जाता है वो क्या कहलाता है इन्वेस्टमेंट। यानी कि कहने का मतलब है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C+I है, कि जितना भी डिमांड की जाती है वस्तुएं उत्पादित की जाती है वो दो प्रकार की होती है। उसके बाद है क्वांटिटी ऑफ मनी इज़ गिवन। किसी भी समय विशेष पर अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की मात्रा क्या होती है फिक्स होती है। जो मनी सप्लाई को कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, सेंट्रल बैंक होता है, वो इकोनॉमी के अंदर इस मनी सप्लाई को बहुत ज़्यादा छेड़ता नहीं है। एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी जो मनी सप्लाई होती है वो क्या होती है, वो गिवन होती है। उसके बाद है वेजेस एंड प्राइस आर फ्लेक्सिबल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आगे जब हम इस थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे वो इसी आधार पर करेंगे। वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है इकोनॉमी में। जो क्लासिकल्स का मानना है कि वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी इकोनॉमी के अंदर हमेशा रहती है, यानी कि जब कीमतें घटती हैं तो वेजेस घटती हैं तो कीमतें भी घट जाती हैं, और
और जब वेजेस सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, प्राइस बढ़ जाता है तो वेजेस भी बढ़ जाती हैं, और प्राइस घट जाता है तो वेजेस भी घट जाती हैं। तो ये वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है जो अर्थव्यवस्था के अंदर, जो क्लासिकल्स का मानना था कि जो अर्थव्यवस्था के अंदर यदि अति रोज़गार या अल्प रोज़गार की स्थिति हो जाती है, पूर्ण रोज़गार से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देना पड़े, या फिर जितने पूर्ण रोज़गार से कम लोगों को रोज़गार मिलता है उसको ख़त्म करने का जो काम है, उसको नलीफाई करने का, यानी कि बेरोज़गारी को दूर करने का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो क्लासिकल्स मानते थे वो होता है कि वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। वेज और प्राइस दोनों एक साथ सरकते हैं, चाहे ऊपर की तरफ और चाहे वो नीचे की तरफ। तो ये वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है जो क्लासिकल्स मानते थे कि वो हमेशा क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर रहती हैं। उसके बाद कहाँ गया, एक मिनट रुक जाइए बेटा, ये शायद वो ये रहा, सॉरी। नेक्स्ट जो आपकी अजम्पशन है, 8th अजम्पशन है, मनी वेजेस एंड रियल वेजेस आर डायरेक्टली रिलेटेड एंड प्रोपोर्शनल। मनी वेजेस जो होती हैं, मौद्रिक मुद्रा की 100 रुपये में एक मिलती भाई 100 रुपये मजदूरी है, और रियल वेजेस होती हैं W/P। मजदूरी दर तो है, मान लीजिए W है, और रियल वेजेस होती हैं W/P। पहले किसी भी व्यक्ति को 100 रुपये मजदूरी मिल रही है, फिर उसकी मजदूरी जो है 200 रुपये हो जाती है। तो मौद्रिक रूप से देखा जाए तो उसको दुगने पैसे मिलने लगे। लेकिन अगर प्राइस लेवल की बात करें कि पहले जो है प्राइस लेवल 10 था और अब प्राइस लेवल भी 20 हो गया, तो उसकी रियल वेजेस क्या होगी, यहाँ पर 100/10 और 200/10 दोनों की 20, दोनों की रेशो कितनी आती है, 10/10 आती है, 10:1, 10:1। तो ये जो रेशो होती है ये कांस्टेंट रहती है, इसको मॉनेटरी वेजेस और रियल वेजेस कहा जाता है। तो वो कहता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। जब मनी वेजेस बढ़ती है तो रियल वेजेस भी बढ़ जाती है। और उसके बाद है कैपिटल स्टॉक एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज आर गिवन। दोनों क्या होती हैं, शॉर्ट रन के अंदर दोनों दी हुई होती हैं। तो अभी मैं आज के लिए सिर्फ आपको अजम्पशंस करवाऊंगी। नेक्स्ट जो है, इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें 3 एस्पेक्ट्स पर पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला जो है, पहले जो क्लासिकल थ्योरी कहती है कि सेज लॉ, जिसके ऊपर क्लासिकल थ्योरी या इकोनॉमी की वर्किंग डिपेंड करती है, वो होती है सेज लॉ। दूसरी ये कहती है कि सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वलिटी। थर्ड ये कहती है कि हमारी वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। और फोर्थ होती है मनी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इसमें क्या है, जेबी सेज लॉ के अनुसार ये बताता है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की स्थिति अर्थव्यवस्था में कैसे काम करती है। सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वलिटी के द्वारा ये असल में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का ही एक हिस्सा है। कुछ बुक्स में ये अलग अलग बता दी जाती हैं, कुछ बुक्स में एक ही साथ की जाती हैं। तो क्लासिकल्स का ये मानना है कि एग्रीगेट डिमांड असल में आई होती है और एग्रीगेट सप्लाई असल में एस होती है। तो जिस प्रकार अर्थव्यवस्था के अंदर एग्रीगेट डिमांड हमेशा एग्रीगेट सप्लाई के बराबर रहती है, उसी तरीके से जो रियल मार्केट, इसको क्या कहा जाता है, रियल मार्केट इक्विलिब्रियम।
तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग हमेशा बाज़ार के अंदर बराबर बने रहते हैं। यदि किसी समय पर डिमांड और सप्लाई अलग अलग होती हैं तो बाज़ार के अंदर ऐसे फोर्सेस होते हैं, डिमांड और सप्लाई अपोजिट डायरेक्शन में काम करती हैं, जिसके कारण असंतुलन यदि अर्थव्यवस्था में हो जाता है तो वापस अपने संतुलन की स्थिति पर पहुंच जाता है। तीसरी जो है वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, ये कारण बताता है, ये बताता है कि यदि आपका असल के अंदर जो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या है, ये रियल मार्केट होती है। सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वलिटी की जो बात करती हैं ये रियल मार्केट होती है। और मनी मार्केट क्या है, वो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बताता है कि ये मनी मार्केट कैसे काम करती है और वास्तविक बाज़ार कैसे काम करता है। और ये दोनों बाज़ार एक दूसरे से जुड़ते हैं और जुड़े हुए होते हैं किसके माध्यम से, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी के माध्यम से। और ये दोनों बाज़ार अर्थव्यवस्था के अंदर जो की आय का निर्धारण है उसको हमेशा संतुलन में रखते हैं। आय का निर्धारण अगर देखा जाए तो कहाँ पर होता है, क्लासिकल्स हैं या केन्स हैं, सबका ये मानना है कि आय का निर्धारण कहाँ पर होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर आय कहाँ निर्धारित होती है, ये कहाँ निर्धारित होती है, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होती है, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। और ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कैसे व्यवहार करते हैं, क्लासिकल्स और केन्स में बेसिकली यही डिफरेंस है। तो इनके व्यवहार को, ये जो वेरिएबल्स हैं इनके व्यवहार को समझने के लिए हमें इन 4 पॉइंट्स पर क्लासिकल थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा। और इन 4 क्या, इसको 3 ही पॉइंट मानकर चलिए, ये एक ही पॉइंट है, सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वलिटी और वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, इन दोनों को मिलाकर बात करती है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये जो अजम्पशंस हमने की हैं और जो इसकी बैकग्राउंड पढ़ी है, हो सकता है कि अभी कुछ डाउट हो, तो ये चीज़ें जो आज पढ़ी हैं इसकी दोबारा हम रिपीटेशन करेंगे। आप इस वीडियो को 2-3 बार सुनिए, क्योंकि क्लासिकल्स हो चाहे केन्स हो, आपको इसको समझने के लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। और आपको पेपर में आप तभी लिख पाओगे जब आपको इसकी पूरी जानकारी रहेगी। ओके, थैंक यू गर्ल्स।